दोस्तों नमस्कार। कॉन्फिडेंस हो तो केजरीवाल सरीखा हो, नहीं तो नहीं हो। भारत की राजनीति में कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तेजी से आगे नहीं बढ़ी जिस तेजी से आम आदमी पार्टी बढ़ी। जिस रवानगी के साथ बढ़ी, उसने जिस जिस को ध्वस्त किया, ऐसी ध्वस्त स्थिति इससे पहले भारत की राजनीति में कभी नहीं आई। चुनाव जीता तो फिर 2/3 बहुमत के साथ जीता। जनता ने साथ दिया तो खुलकर दिया। और राष्ट्रीय और पारंपरिक राजनीति को करने वाली राजनीति को ही ध्वस्त करते हुए केजरीवाल ने जो लकीर दिल्ली में खींची, जो लकीर पंजाब में खींची, क्या वो लकीर गुजरात में खींची जा सकती है? खासतौर से तब जब इस देश के भीतर सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल और उसके नेता जो पार्टी से भी बड़े तौर पर नजर आते हैं, उन्हें पराजित करना है। क्योंकि गुजरात में कोई चेहरा नहीं है, सिर्फ एक नाम है, नरेंद्र मोदी का। और इस देश के भीतर राजनीतिक दलों की तादाद में खास तौर से नोटबंदी के बाद जो पारंपरिक राजनीति थी वह बीजेपी के सामने चूकती चली गई। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो राजनीतिक प्रयोग दिल्ली में किए, उसमें सत्ताधारी कांग्रेस को न सिर्फ ध्वस्त कर दिया बल्कि एक लिहाज से सफाया कर दिया। पंजाब में बढ़ी तो वहां पर भी सत्ताधारी कांग्रेस उसको ध्वस्त किया और जो क्षेत्रीय पार्टी अकाली दल था उसके भी वोटर को अपने साथ लाकर खड़ा कर दिया। यह महज रेवड़ी का खेल नहीं है। दरअसल भारत की राजनीति सत्ता और विपक्ष के आश्रय चलती रही है। जो सत्ता में है और जो सामने खड़ा है वही सत्ता और विपक्ष की तरफ परिभाषित करता है। लेकिन ध्यान दीजिए, केजरीवाल की राजनीति विपक्ष को नहीं टटोल रही है। दरअसल वह विकल्प को टटोल रही है और दिल्ली में भी विकल्प के तौर पर खुद को खड़ा किया, पंजाब में भी विकल्प के तौर पर खुद को ही खड़ा किया और फिर सत्ता में आ गए। यही स्थिति क्या गुजरात में है? खासतौर से तब जब देश की दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां बीते 27 बरस से आमने सामने संघर्ष करते हुए नजर आ रही है और गुजरात के अपने इतिहास में कांग्रेस और बीजेपी के अलावे जनता के भीतर कोई दूसरा चुनाव चिन्ह गया ही नहीं। जुबां पर भी कांग्रेस या बीजेपी ही रही। राजनीतिक प्रयोग भी अपने तौर पर गुजरात में कांग्रेस ने किए तो जनता पार्टी जब बनी और उस वक्त जो जेपी के आंदोलन की शुरुआत हुई उसमें भी कांग्रेस के खिलाफ और बीजेपी का साथ कैसे उस वक्त निकल कर आया, सब कुछ हर किसी के सामने है। उस वक्त जनसंघ हुआ करती थी। लेकिन ध्यान दीजिए, किसी तीसरे राजनीतिक दल की कोई जगह कभी टटोली नहीं गई। और बीजेपी के गृह मंत्री इस वक्त जो देश के अमित शाह, वह भी एक दो नहीं 5-6 नाम गिनाते हैं कि ये रीजनल पार्टी बनाकर आए और चले गए। लेकिन क्या वाकई दिल्ली से उड़ान भरकर गुजरात की सड़कों से गुजरते हुए दिन के उजाले और रात के अंधेरे में केजरीवाल की रैलियों को गुजरात क्या अनदेखा करने की स्थिति में है? वह इग्नोर कर सकता है या बीजेपी इग्नोर कर सकती है? तो फिर बीजेपी घबराई हुई क्यों है? उसकी सांसें क्यों फूली हुई है? उसने झटके में निर्णय लिया कि टेलीविजन पर जहां आम आदमी पार्टी का व्यक्ति प्रवक्ता बैठा होगा वहां बीजेपी नहीं जाएगी। इतना ही नहीं, गुजरात के भीतर गुजरात के अखबारों ने भी कहा आम आदमी पार्टी का यहां कुछ भी लेना देना बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में उसके विज्ञापन भी वह नहीं छापेंगे। तो क्या यह एक नया राजनीतिक संदेश भारत की राजनीति के भीतर दिल्ली से निकलकर गुजरात की सियासत को डगाने चल पड़ा है और डिगाते हुए एक नई लकीर को खींचना चाहता है? या फिर इस देश की जनता दरअसल विकल्प लगातार टटोल रही है? वह देखती समझती चली आई कि दरअसल कांग्रेस, बीजेपी या कोई छत्रप जब भी खड़ा होता है तो उसे कुछ सुविधाएं चाहिए, उसके पास पैसा होना चाहिए। लेकिन यह राजनीति बिल्कुल हटकर है, जो संघर्ष भी करती है और मुस्कुराते हुए सामने वाले को जवाब भी देती है क्योंकि उसके कांधे पर कोई बोझ नहीं है। क्या यही वजह है कि केजरीवाल कॉन्फिडेंट है? वजह क्या है? हमें लगता है कि आज इसे परखने की जरूरत है, क्योंकि जो भी नाम पंजाब में उन्होंने लिख कर दिए, जो चुनाव परिणाम बताया, और 2013 में जब आप लौट जाइएगा, जब आम आदमी पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं थे दिल्ली के भीतर खड़ा करने को लिए, उस वक्त भी स्टेनो हो या फिर इस देश के भीतर में सामाजिक कार्यकर्ता हुआ व्यक्ति हो, सबको टिकट दिया और सिर्फ
नाम से चुनाव जीत गए कि एक आम आदमी पार्टी निकली अन्ना आंदोलन से। उसकी उन परिस्थितियों पे आज मत जाइए कि दरअसल वह कितना बड़ा इस देश के आंदोलन को लेकर राजनीतिक तौर पर धोखा था या फिर इस देश की उपलब्धि थी। आज इस पे मत जाइए, सिर्फ गुजरात पे केंद्रित कीजिए, क्योंकि गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए वक्त सिर्फ 27 दिनों का मिला। 3 नवंबर को ऐलान और 27 दिन बाद यानी 1 तारीख को वोटिंग होगी। इतने कम वक्त के भीतर कोई राजनीतिक दल ऐसी उड़ान भर सकता है क्या? यह सवाल इसलिए है क्योंकि इस दौर में देखिए तो कांग्रेस का विघटन हो रहा है, आम आदमी पार्टी का उदय हो रहा है। मोदी चेहरा रहे 2017 में और 2022 में भी बीजेपी के चेहरा है, जो देश की राजनीति के चेहरा है मौजूदा वक्त में है। इसके ठीक समानांतर अगर आप आंकड़ों की दृष्टि से परखना शुरू कीजिएगा तो बीजेपी का जो वोट बैंक है वो कमोवेश जो घूमता रहा वह 48 से 50% के बीच में ही रहा बरसों बरस से। और दूसरी तरफ कांग्रेस जिसके वोट परसेंटेज लगातार 38% से 41% के बीच ही रहे। यही स्थिति कमोवेश इन्हीं दोनों पॉलिटिकल पार्टी की रही, एक सत्ता एक विपक्ष। अब यहां से सवाल असल खड़ा होता है कि केजरीवाल कॉन्फिडेंट क्यों हैं, इन दो परिस्थितियों के बीच वह सेंध कैसे लगाएंगे। पंजाब जीता तो वहां कांग्रेस सत्ता में थी, अकाली कहीं नजर उस चुनाव के बाद आ नहीं रहे हैं, इस तरीके से ध्वस्त किया। दिल्ली जीता था तो कांग्रेस का सफाया हो गया, बीजेपी भी दाएं बाएं झांकने लगी और स्थिति उसकी एमसीडी तक जाके सिमट गई। जो मॉडल राजनीतिक तौर पर निकल कर आया स्कूल और हेल्थ का राजनीतिक मॉडल दे पाने की स्थिति में किसी भी इससे पहले की पॉलिटिकल पार्टी ने कोशिश ही नहीं की, वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। जिक्र करप्शन का जरूर हुआ, स्कैम का जरूर हुआ, लेकिन कोई ये बताया नहीं किसी ने कि दरअसल हमारे शासित राज्यों में स्कैम नहीं होता है, करप्शन नहीं होता है, जिक्र जरूर कर दिया जाता है। यानी जिसके राज्य में जो शासित है वह अगर केंद्र की राजनीति करते हुए जिन बातों को कह रहा है और उसके अपने शासित राज्यों में वह अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर संकट है। जनता का भरोसा इस दौर में डगमगाया है, खास तौर से ऐसे युग में जब टेक्नोलॉजी चल पड़ी है और हर हाथ में मोबाइल है। उस पे आने वाली सूचनाओं की किसी को दरकार नहीं है और उस पर रोक टोक लगाने की स्थिति में भारत सरकार नहीं है, जिसकी राजनीतिक सत्ता की तूती अंतर्राष्ट्रीय तौर पर गूंजती है। और भारत को लेकर भारत की परिभाषा इस दौर में बदली भी जा रही है। यह देश कैसा था कैसा हो गया। लोगों के भीतर जो सवाल हैं वो विकल्प टटोल रही थी, तो क्या केजरीवाल ने अपने कॉन्फिडेंस का लेप कुछ इस तरीके से चढ़ाया कि लोग ये ना माने कि केजरीवाल विकल्प नहीं विपक्ष के तौर पर हैं? बिल्कुल नहीं, उन्होंने खुले तौर पर दिया। और जो मॉडल का जिक्र, जिस बात का जिक्र है, उसमें उन्होंने बिजली, पानी और युवा के सामने जो संकेत दिए, यह रेवड़ियों की शक्ल में आए, मुफ्त की शक्ल में आए, लेकिन एक मॉडल है जो दिल्ली से चला पंजाब पहुंचा और पंजाब से पहुंचेगा तो क्या गुजरात में भी आएगा, और गुजरात में लोग इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि यहां के लोग मेहनत कश है, मेहनत से कमाते हैं, मुफ्त में नहीं चाहिए, लेकिन गुजरात के भीतर की आर्थिक सामाजिक स्थितियों को टटोलिएगा तो बड़ी विभत्स स्थिति है। गरीबी और बीपीएल और राशन कार्ड और मुफ्त अनाज के आसरे वहां का भी बहुसंख्य तबका जीता है, तो उन्हें फ्री क्यों नहीं चाहिए होगा। केजरीवाल ने इस नब्ज को पकड़ा और यह कॉन्फिडेंस की दूसरी परिस्थिति थी। यानी पहली परिस्थिति बड़े बड़े राजनीतिक दलों को गिराया, दूसरी परिस्थिति मॉडल की परिस्थिति, मॉडल लेकर आए, तीसरी परिस्थिति फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, क्योंकि बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी उतना ही पैसा कमाती है लेकिन वह अपनी पार्टी के हिस्से में ले आती है और उसके पास कोई मॉडल नहीं है कि वह जनता के भीतर उन पैसों को बांट सके, क्योंकि भारत की राजनीति में आने का मतलब ही पैसा कमाना होता है। तो क्या ये एक नई परिस्थितियों के साथ कॉन्फिडेंस उभर कर आया? चौथी स्थिति, कांग्रेस को अपनी परिस्थिति से खोने का डर नहीं, क्योंकि वह जिस रास्ते चल पड़ी है उस रास्ते में उसे लगता है कि एक राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर कांग्रेस को उभरना है 2024 में। राज्यों की तरफ उसकी अनदेखी है। ध्यान दीजिए, सोनिया गांधी ने एक रैली नहीं की, प्रियंका गांधी ने एक रैली नहीं की, राहुल एक ही रैली किए, वह भी आदिवासियों का जिक्र कर वहां से निकल गए, जो आदिवासियों की 27 सीटें हैं। लेकिन केजरीवाल उस जमीन को क्या घेर लेंगे जो कांग्रेस की जमीन है, या फिर जो जमीन शहरी मिजाज के साथ खास तौर से सूरत, राजकोट,
वडोदरा और अहमदाबाद की जो 55 सीटें हैं, जहां की 44 सीटों पर बीजेपी काबिज है, क्या उस पे सेंध लगाने की स्थिति में केजरीवाल आ गए हैं? ध्यान देखिए, गांव में जाने की जरूरत नहीं है। सवाल है कि अगर कांग्रेस की सक्रियता नहीं है और आम आदमी पार्टी की सक्रियता है। बीजेपी चाहती थी कि दरअसल गुजरात का चुनाव मोदी वर्सेस राहुल गांधी बन जाए, कांग्रेस ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। लेकिन केजरीवाल चाहते हैं कि गुजरात का चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल बन जाए, जिसे बीजेपी नहीं चाहती है। इसीलिए अब उसने टेलीविजन में बहस के दौरान अपने प्रवक्ताओं को भी हटा लिया कि आम आदमी पार्टी के सामने नहीं बैठना है। यानी यह पहली हार है बीजेपी की, जहां पे उसे महसूस हो गया कोई उसके समकक्ष अगर खड़ा होना चाहता है तो वह चुनौती नहीं देके एक नए रास्ते को तलाशने निकल जाते हैं, जो रास्ता शायद उसी तरीके का है जो कांग्रेस का रास्ता इस दौर में बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड या बीजेपी के उस राष्ट्रवाद का प्रेरक है, जिसके दायरे में कांग्रेस समझ नहीं पाती है कि यह भारत की राष्ट्रीय धारा तो नहीं थी। तो ऐसे में केजरीवाल ने 3 रास्ते अपनाए। पहला रास्ता था कि मुसलमानों को लेकर खामोशी बरतेंगे, हिंदू वोट में हमको सेंध लगानी है। इससे सटा हुआ जो एस्पेक्ट था वो सिल्वर लाइन का था कि मुसलमान लगातार जो विकल्प खोज रहा है, उसने एक झटके में मानना शुरू कर दिया कि केजरीवाल शायद आगे बढ़ सकता है कांग्रेस से। अब सवाल यह है कि मुस्लिम बटेगा या फिर एकमुश्त शिफ्ट करेगा। यह पहला झटका बीजेपी के लिए है और कांग्रेस तो साइलेंट है। दूसरे प्रयोग के तौर पर आम आदमी पार्टी ने जो पूरी की पूरी फहरिस्त रखी, उस फहरिस्त को नकारते हुए भी, मैनिफेस्टो की फहरिस्त को नकारते हुए भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने उस रास्ते को पकड़ने की कोशिश की अपने मैनिफेस्टो में। वो रेवड़ियां कहिए, फ्री कहिए, इकोनॉमी के भीतर झटका लगने वाला कहिए, जो कहना कहिए, लेकिन यह एक स्थिति, नई परिस्थिति थी। उसके बाद जो एंटी इनकम्बेंसी का दौर था, उस एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए पूरी सत्ता को बदल देना। लेकिन दूसरा सवाल यह था कि सत्ता बदलने के बाद खुद को सत्ता और खुद को ही विपक्ष के तौर पर रखने का प्लान, अभी तक जो बीजेपी और आरएसएस का गेम प्लान चलता रहा और उसमें भी आरएसएस साइलेंट हो गई, तो बीजेपी ने अपने तौर पर रूपाणी को हटाया, नितिन पटेल को हटाया, यह सोचकर हटाया कि यह विपक्ष की भूमिका में होंगे और सत्ता पक्ष में उनके अपने मुख्यमंत्री होंगे, पटेल साहब होंगे, या फिर वह पूरी कतार होगी, या फिर खुद वो होंगे। यानी सत्ता भी हम, विपक्ष भी हम। ऐसी राजनीति को साधने के लिए विपक्ष के हुनर के भीतर एक विकल्प की सोच को लेकर केजरीवाल का कॉन्फिडेंस एक झटके में लौट आया। यह तीसरे नंबर का कॉन्फिडेंस था, जिसमें बीजेपी को पहले राउंड में लगा मुकाबला त्रिकोणीय है तो वोट बटेंगे, वोट विपक्ष के बटेंगे, क्योंकि सत्ता में तो हम ही रहेंगे। तो कांग्रेस को लेकर एक लंबी खामोशी और स्ट्रेटजिकली तरीके से विरोध, लेकिन बीजेपी को लेकर उग्र विरोध और सीधे हमला, यह केजरीवाल की रणनीति का चौथा हिस्सा था, जिसमें उन्होंने उस त्रिकोणीय मुकाबले के भीतर इस बात को दिया कि जो तीसरा कोण है वो सिर्फ दूसरे पर अटैक नहीं करेगा, बल्कि पहले पर भी अटैक करेगा और दोनों तरफ से वोट खिसक के उसके पक्ष में आएंगे। और वह लोग जो रूठे हुए हैं बीजेपी के भीतर और जिनकी तादाद 2 दर्जन से ज्यादा है, जो चुनाव मैदान में भी उतर चुके हैं, उसके समानांतर आम आदमी पार्टी को देखने की कोशिश वोटरों को करनी चाहिए। अब यहां पर सवाल था कि कुछ ऐसी स्थितियां इस झटके में निकल कर आई। मान लीजिए मोरबी पुल का गिरना, जिसमें विकास का मॉडल ढह गया। बिल्किस बानो में खास तौर से अपराधी को इज्जत के साथ जिस तरह बरी किया गया, उसमें सवाल मुस्लिमों का नहीं था, यह कानून व्यवस्था का मसला था। रूल ऑफ लॉ है या नहीं है। और इसके पहले से चली आ रही परिस्थिति में महंगाई थी, बेरोजगारी और उसके साथ पेपर लीक की परिस्थिति थी। ध्यान दीजिए, तो बहुत परिस्थिति के साथ कांग्रेस चाहकर भी गुजरात में खड़ी नहीं हो पाई। मिस्त्री ने कहा औकात शब्द, मधुसूदन मिस्त्री ने, बीजेपी ने भरपूर उठाया, जनता ने हाथ में लिया ही नहीं। उसके बाद खड़गे साहब आए, उन्होंने रावण कहा, बीजेपी ने फिर खूब उठाया, जनता ने हाथ में लिया ही नहीं। राहुल गांधी के साथ मेधा पाटकर चली। मेधा पाटकर का मुद्दा तो प्रधानमंत्री ने यह कहकर उठाया जो पानी देने से रोक रहे थे, लेकिन यह भी मुद्दा नहीं चल पाया। यानी कॉन्फिडेंस का तीसरा रूप कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का जुड़ा हुआ है कि जिस तरीके से साइलेंट हुई कांग्रेस और कांग्रेस के मुद्दों को बीजेपी उठा रही है और वहां पे बीजेपी के उठाए मुद्दों की तरफ
वोटर ध्यान नहीं दे रहा है, तो यह एक नई परिस्थिति निकल कर आई आम आदमी पार्टी के हक में। यानी यह जो सवाल था कि बीजेपी चाहती थी कि राहुल सामने आ जाए, केजरीवाल चाहते थे कि मोदी सामने आ जाए, दोनों तरफ से साइलेंट बरता गया। एक तरफ राहुल का साइलेंस, दूसरी तरफ मोदी का साइलेंस। तो एग्रेसिव वे में निकलकर केजरीवाल ही थे, क्योंकि उनके पास ना तो 60 साल की सत्ता थी, और जो 10 बरस की सत्ता है उसमें भी सिर्फ जीत हासिल की है। हरियाणा के भी निकाय चुनाव में दूसरे नंबर पर आ गए, सूरत में पहुंचे थे, वहां भी दूसरे नंबर पर आ गए। यह परिस्थिति बतलाती है कि अगर आप अपने आप को अल्टरनेटिव यानी विकल्प के तौर पर रखकर सियासत की शुरुआत करते हैं और यह सोचकर करते हैं कि हम विपक्ष के तौर पर नहीं आए हैं, तो जनता के भीतर यह अपील करता है उस एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर को थामे हुए लोगों के साथ, जिसे महसूस होता है कि चलिए इस रास्ते चला जा सकता है। तो क्या यह स्थिति कॉन्फिडेंस की अगले लेवल की थी? क्योंकि इस दौर में गुजरात के भीतर पुरानी परिस्थितियों को उभारने की कोशिश बाखूबी हुई है। 2002 के दंगों का जिक्र हो, गोधरा का जिक्र हो, बटला हाउस का जिक्र हो, सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र हो, या फिर आप याद कीजिए पाकिस्तान के टेरर तक का जिक्र किया गया। लेकिन इसके समानांतर जब जिक्र रेवड़ियों का आता था तो मेहनत की कमाई का जिक्र बीजेपी कर रही थी। तो एक झटके में जब उसने रेवड़ियों को स्पेस दिया तो रेवड़ियां एक झटके में घुसती चली गई। यह कॉन्फिडेंस लेवल का एक अगला चरण था जिसमें सवार हो गए हार्दिक पटेल, अलवेश ठाकुर। पाटीदारों के बीच मोटी लकीर खींचते हुए उन्हें अपने साथ ले लेना, लेकिन पाटीदारों के सवालों को उठाए कौन? दो महत्वपूर्ण तबके थे, पाटीदार और व्यापारी तबका। दोनों के सवालों पर कांग्रेस हमेशा से साइलेंट रही। वो मानकर चली कि वो साथ खड़े होंगे। 2017 में वो साथ खड़े भी हुए, लेकिन विपक्ष के तौर पर कांग्रेस ने अपने आप को मान्यता दे दी। यहीं से एक ट्रांसफॉर्मेशन आम आदमी पार्टी का निकल कर आता है, जो कहता है नहीं, जो व्यापारियों का संकट है उनसे कैसे वसूली होती है यह भी खुले तौर पर कहेंगे। जो पाटीदारों की मुश्किल थी उसमें हार्दिक पटेल अगर चले गए बीजेपी में तो भी उनके मुद्दों को हम ही उठाएंगे, हम ही उन सवालों को रखेंगे सामने, क्योंकि हम विकल्प हैं। यह दूसरी बड़ी बात थी जहां पे इनका असर कितना होगा। और इसके ठीक समानांतर AIMIM की मौजूदगी किस रूप में होनी चाहिए, इस पे पूरे तरीके से साइलेंट बरतते हुए एक भी शब्द कभी नहीं कहा गया। ध्यान दीजिए, जैसे बिल्किस बानो पर नहीं कहा गया, वैसे ही AIMIM पर भी नहीं कहा गया। यह एक ऐसी राजनीति है जो मौजूदा वक्त में पारंपरिक राजनीति के समानांतर कहीं लार्जर देन लाइफ खड़ी हो जाती है। और गुजरात के भीतर क्या यह महसूस होने लगा है? और एक विकल्प की सोच और कॉन्फिडेंस की परिस्थिति में क्या ये चीजें आ रही हैं? क्योंकि जब हम अतीत देखते हैं तो लंबा वक्त है। 2002 से देखना शुरू कीजिए, लगभग 49.8% वोट बीजेपी के, उसके अगले बरस 49.12%, फिर उसके बाद 47.85%, पिछले चुनाव में 49.5%। दूसरी तरफ कांग्रेस 39.28% 2002 में, 38% 2007 में, 2012 में 38.93%, उसके बाद 2017 में 41.44%। लेकिन सत्ता वही है। एक भी सीट से कोई जीते, यह मैसेज पहली बार निकल कर आया कि दरअसल एक सीट से जीते या 25 सीट से जीते, यानी 93 सीट आए या 125 से ज्यादा या 150 की सीट आए, सत्ता बीजेपी की होगी। विकल्प आपको चुनना है। यानी सीटों के सामूहिकता के बोध को कराते हुए यह कहना कि दरअसल 93 सीट भी उतनी ही महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए जितनी 150 सीट है या 125 सीट है। जब तक वह नीचे नहीं आएगा तब तक गुजरात में सियासत डोलेगी नहीं। यह मैसेज केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी का जो था, इसने चीजों को परखना शुरू किया। आम आदमी पार्टी के कॉन्फिडेंस की एक और परिस्थिति है। अगर आम आदमी पार्टी एक बहुमत के साथ आ जाती है गुजरात के भीतर में, या वह लगभग 25% वोट तक भी ले जाती है, तो एक झटके में आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी हो जाएगी। 6% वोट उसके पास आ जाएंगे। और नेशनल पार्टी होने के लिए स्टेट पार्टी के तौर पर 4 राज्यों में मान्यता चाहिए, या 6% वोट चाहिए 4 राज्यों में, या फिर 4 लोकसभा सीट साथ में होनी चाहिए, या फिर 3 राज्यों में और लोकसभा के 2% सीट यानी लगभग 11-12 सीट होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, 6% की दिशा में आम आदमी पार्टी बढ़ रही है। दो तरफा लड़ाई है, एक तरफ विकल्प
और एक तरफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी को स्थापित करने की सोच, यही वो एग्रेसिव मूड है। क्योंकि ध्यान दीजिए तो 2013 में सिर्फ 0.7% आम आदमी पार्टी के पास वोट थे, जो 2015 में बढ़कर 1.6% हुए, 2017 में बढ़कर 2.1% हुए और आज की तारीख में वो 3.6% है पंजाब चुनाव के बाद से। यानी बिना किसी बैगेज के जिस लिहाज से आम आदमी पार्टी धीरे धीरे बढ़ती चली गई, उसमें दो तीन सवाल और निकल कर आते हैं कि बीजेपी वर्सेस आप की परिस्थिति कैसे बन गई। प्रचार में पूरी ताकत दोनों ने लगाई। मोदी के भी पूरे मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर्स गए, आम आदमी पार्टी के भी जो मुख्यमंत्री वह खुद हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री वह भी गए, मनीष सिसोदिया भी गए, राघव चड्ढा भी गए, संजय सिंह भी गए। यानी जो चेहरे थे दोनों के पास, दोनों मैदान में कूदे, एक बराबर की लड़ाई यहां पर भी लड़ी गई। सोशल मीडिया के भीतर दोनों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन आम आदमी पार्टी 20 पड़ने लगी। जिस लिहाज से उसने कारपेट बम्बिंग कर दी, जिस तरीके से कारपेट बम्बिंग नेताओं की गुजरात के भीतर बीजेपी ने कर दी, इन्होंने सोशल मीडिया में कर दी। हिंदू पार्टी को लेकर और मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर की राजनीति आम आदमी पार्टी से बीजेपी लड़ नहीं पाई, उसी रास्ते आम आदमी पार्टी चल पड़ी। और यह सवाल और ज्यादा लाभ हो गया कि आरएसएस मदद कर रही थी 2012-13 में, जिस वक्त आंदोलन अन्ना का चल रहा था। अगर आरएसएस मदद कर रही थी तो यह तो आरएसएस से निकली हुई पार्टी है, तो राजनीतिक तौर पर इसको लाभ यहां भी मिल गया और यह कॉन्फिडेंस और बलवती हो गया कि आप कहिए तो कि आरएसएस ने नहीं मदद की थी, खुद ही कहते रहे मदद करी थी। अब यह परिस्थिति कॉन्फिडेंस की एक ऐसी मोटी परिस्थिति खड़ी होती गई, जहां पे कांग्रेस कमजोर है वहां आप जीतेगी, जहां बीजेपी कमजोर है वहां आप जीतेगी। तो 25 से 27 सीट ऐसी है जहां पे दोनों कमजोर है, तो क्या आम आदमी पार्टी जीत रही है? जहां पे हिंदुत्व का वो बोलबाला है और वो पूरे तरीके से जा रहा है, वो अगर बट गया तो फिर फायदा किसको हो जाएगा? क्या कांग्रेस को हो जाएगा? या फिर जनता इस मोड में है कि विकल्प चाहिए, विपक्ष नहीं चाहिए? और जो मुस्लिम 9.7% है और उसमें दंगों का जिक्र जो अमित शाह की तरफ से हुआ, उसने उसको एकजुट इस दौर में कर दिया। और खास तौर से जो अहमदाबाद के इलाके हैं, 21 सीट उसके दायरे में आते हैं, वहां पर परेशानी बीजेपी के साथ शुरू होने लगी। अब ये आखिरी सवाल जो निकल कर आता है, उसमें दो चीजें सिर्फ देख लीजिए। आम आदमी पार्टी ने पहली बार यह भी महसूस किया कि मोदी की अपने वडनगर की जो ऊंझा सीट है और अमित शाह की मानसा सीट जो है, यहां पर कांग्रेस जीती है 2017 में। यानी जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए इस देश के अपने विधानसभा क्षेत्र में अपनी सीटों को नहीं बचा पाए, तो गुजरात में सेंध लगाना कोई बड़ा काम नहीं है, यह बहुत ही आसान काम है। सिर्फ विकल्प की सोच जनता के भीतर आ जाए और सत्ता विरोधी लहर की हवा में अपनी पार्टी को उस हवा के ऊपर यह कहकर रख दिया जाए कि हम नहीं, आप ही चुनाव लड़ रहे हैं, और यह परिस्थिति आम आदमी पार्टी ने बनाई, तो केजरीवाल का कॉन्फिडेंस कलम और कागज पे चला गया, जहां वो लिख कर देने लगे ये कैंडिडेट जीतेगा, ये कैंडिडेट जीतेगा, इतने वोटों से जीतेगा, हम इतने वोटों से जीतेंगे। सवाल है कि यह सियासत की जो नई लकीर है गुजरात में अगर यह चल निकली, तो आने वाले वक्त में बीजेपी की समूची सियासत डगमगा जाएगी। और अगर नहीं चल निकली और चीजें बुरी तरह ध्वस्त हो गई, तो फिर पंजाब के आगे बढ़ पाने की स्थिति में केजरीवाल को आने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। लेकिन यह सब कुछ गुजरात से ही तय होना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।